नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिन को हम मनाते हैं एज अ गुड गवर्नेंस डे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गुड गवर्नेंस से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके मेंस के एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। अब बात की जाए कि गुड गवर्नेंस टर्म आई कहां से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1992 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें पहली बार आपकी गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया गया था। लेकिन भारत में यह कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी इसमें लिखा गया है कि अगर आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं तो ये एक नींव है गुड गवर्नेंस की। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय सिद्धांत में पहले से ही मेंशन किया गया है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस का एम ये होता है कि हम प्रोवाइड कर सके लोगों को ऐसी सर्विसेज जो उनके लिए इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो, और इन सर्विसेज को देते हुए गवर्नमेंट किसी के बीच में कोई भेदभाव ना करे। मतलब वहां पर हो इक्वालिटी, सभी को समान अधिकार हो गवर्नमेंट की सर्विसेज लेने का। या आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वालिटी से एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं। यहां पर एग्जिस्ट कर सकती है इक्विटी, जहां पर जो गरीब वर्ग है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकती है गवर्नमेंट। अब यहां पर हम लोगों को इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं जिससे लोग अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक गरीब किसान की बेटी है जिसका नाम है सारा, और सारा चाहती है कि भविष्य में वो इंजीनियर, डॉक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने। यहां पे हम ये इंश्योर करेंगे कि सारा को वो सारी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सके। अगर उसमें काबिलियत हुई तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ भी बन सके। इसके अलावा जब भी आप गुड गवर्नेंस की बात करें तो ये E4 पे बेस होगा। मतलब यहां पे पहले ई का मतलब है इथॉस, मतलब आप में इच्छा होनी चाहिए कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा ई है एथिक्स, जहां पर आप फोकस करते हैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में। मतलब अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो ऑटोमेटिकली ये आपके काम में दिखेगा। आप कभी भी लोगों की सेवा करने से हिचकेंगे नहीं। और अगर आपके पास इंटीग्रिटी है, इसका मतलब यह है कि आप जो लोगों का धन आपके पास है यानी पब्लिक मनी, आप उसको अच्छे से रैशनल वे में खर्च करेंगे। उसके अलावा तीसरा ई है आपका इक्विटी, मतलब आप उन लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करेंगे जो वनरेबल सेक्शन से हो। मतलब वीकर सेक्शन के प्रति आपके मन में एम्पैथी होगी। यहां पर एम्पैथी का मतलब यह है कि आपके मन में उनके लिए दया, करुणा ये सब होगा। उसके अलावा चौथा ई है आपका एफिशिएंसी, जहां पर आप तुरंत ही लोगों की जो दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके उदाहरण के तौर पे मैं एक कोट यूज करना चाहूंगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर आपने जस्टिस करने में देरी की है तो इसका मतलब यही है कि आपने उन्हें जस्टिस दिया ही नहीं। अब अगर आपको इस टॉपिक को होलिस्टिक मैनर में कवर करना हो तो इसके लिए आपको 12th रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा गुड गवर्नेंस का मतलब यह भी है कि सरकार के अंदर जो करप्शन है वो मिनिमम होगा, मिनॉरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा और साथ के साथ वनरेबल सेक्शन की भी आवाज सुनी जाएगी। अब बात की जाए गुड गवर्नेंस की तो इनमें ये 8 चीजें शामिल होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है पार्टिसिपेटरी, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अंदर लोगों की सहभागिता कितनी है, मतलब कितना लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाकर बैठ जाएं और ये पूछें कि हाँ आप मेरा पैसा कहां खर्च रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी मौका मिले, वो भी पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में।
जिससे हम गवर्नमेंट की वर्किंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। सेकंड पॉइंट है आपका कंसेंस ओरिएंटेड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे हम रिलीजन की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें या कल्चर की बात करें, जिसकी वजह से हमें एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड ढूंढने की जरूरत है जहां पर आपकी पूरी सोसाइटी एग्री करती हो, और वहां से शुरुआत होगी आपके गुड गवर्नेंस की। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मेजॉरिटी की ही बात सुनकर अपनी पॉलिसी या डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन करें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब भी गवर्नमेंट किसी डिसीजन को लेती है तो उन्हें हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए कम्युनिटी के, और उसके बाद ही उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। तीसरा पॉइंट है आपका ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, मैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि कहां पर हमारा मिलिट्री आर्सेनल पड़ा है या कहां पर न्यूक्लियर वेपन है, इन चीजों के बारे में नहीं, बट गवर्नमेंट की डे टू डे वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां और कितना स्पेंड हुआ। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो इसी से आप चौथे पॉइंट पे पहुंचेंगे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। और वहां से आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि आपने मेरे 100 रुपए थे, ये कहां खर्च किए। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानते होंगे। अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इससे आप गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ही ना आरटीआई के अंडर, तो क्या आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए और भी बहुत से मैकेनिज्म हैं। उदाहरण के तौर पे जो कैग है वो इंश्योर करता है कि जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट ना हो। उसके अलावा जो आपकी पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं, खासकर हम बात करें लोकसभा की, तो वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है। उसके अलावा जो लोकपाल या लोकायुक्त है, यहां पर भी आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका रिस्पॉन्सिवनेस। यहां पर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है पब्लिक की नीड को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज मुझे बुखार है और डॉक्टर मुझे कहता है कि आप मेरे पास 7 दिन बाद आना, तो क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो सोचिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट से सर्विस मांगने जाते हैं और गवर्नमेंट आपसे कहे कि आप आज नहीं 7 दिन बाद आना, तो आपको कैसा लगेगा? अब अगर गवर्नमेंट आपकी जरूरत को तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दे तो इस चीज को कहेंगे हम गुड गवर्नेंस। 6वां पॉइंट है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। यहां पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर सकें। उदाहरण के तौर पे आपके पास आज 100 रुपए हैं और आपको अपने आज के दिन का गुजारा इन 100 रुपए से ही करना है। इसमें आपको अपना खाने पीने का खर्चा और ट्रैवल करने का खर्चा भी इंक्लूड करना है। अब यहां पे आप कितने बेहतरीन तरीके से इन 100 रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। 7वां पॉइंट है आपका द गवर्नेंस शुड बी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। अब यहां पे आपको इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का डिफरेंस समझना होगा। मान लीजिए यहां पर 3 इंसान हैं, राजू, श्याम और बाबू राव। अब इन तीनों के पास कुछ पैसे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, बट मैं क्या करता हूं, इन तीनों को 100-100 रुपए दे देता हूं। तो यह है आपकी इक्वालिटी। अब बात की जाए इक्विटी की, तो इसे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे राजू के पास थे 50 रुपए, श्याम के पास थे 75 और बाबू राव के पास थे 100 रुपए। अब यहां पे अगर मैं राजू को 50 रुपए दे दूं और श्याम को 25 और बाबू राव को मैं देता हूं कुछ भी नहीं, तो इस केस में इसे कहा जाएगा इक्विटी, क्योंकि मैंने सभी को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। इसी तरह की जो आपकी गवर्नेंस होगी, जहां पर वीकर सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसी को कहा जाता है इक्विटेबल गवर्नेंस। अब बात की जाए इंक्लूसिवनेस की, तो यहां पर जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वहां पर किसी को भी आने जाने से रोका ना जाए। मतलब इस गवर्नेंस में आपके जो वीकर सेक्शन है उनको भी सभी तरह की गवर्नमेंट की सर्विसेज लेने का अधिकार होना चाहिए।
और ये इंश्योर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 से 18। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है दैट इज जो आपकी गवर्नेंस है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। अब यहां पे ये इंश्योर करना होता है कि जो आपकी गवर्नेंस है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ हो। मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है कि गवर्नेंस ऐसे होनी चाहिए तो आपकी गवर्नेंस को उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह मैं उठा, मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं सुबह उठा और मैं कहता हूं कि आज से सिर्फ वही सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हों। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा रिजर्वेशन का। मान लीजिए गवर्नमेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देती है तो वो कहीं ना कहीं मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी बेसिस पे हम यहां पर रिजर्वेशन देते हैं। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं इक्विटी के अगेंस्ट हो सकता था या इंक्लूसिवनेस के अगेंस्ट हो सकता था। लेकिन अगर उसके पीछे रूल ऑफ लॉ की बैकिंग है तो आपको वो स्वीकृत करना ही होगा, मतलब मानना ही होगा। अब ये तो बात हुई कि क्या इंक्लूडेड है आपके। आइए अब देखते हैं कि गुड गवर्नेंस कैसे डिफाइन की है वर्ल्ड बैंक ने। ये एक ऐसा मैनर है जिसमें एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो इकोनॉमिक हो और सोशल, मैनेज करती है ताकि वो डेवलपमेंट को परस्यू कर सके। इसी को कहा जाता है गुड गवर्नेंस। आइए अब समझते हैं उन बैरियर्स को जिनकी वजह से हम गुड गवर्नेंस अचीव करने में असफल हो रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है एटीट्यूडल प्रॉब्लम ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब ये मैं नहीं कहता, ये मेंशन्ड आपकी सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में। जिस 12th रिपोर्ट का मैंने आपसे जिक्र किया था तो उसी रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है। इसमें यह कहा जाता है जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो इनफ्लेक्सिबल है और इनवर्ड लुकिंग है, जिसकी वजह से वो लोगों के कष्टों को या प्रॉब्लम्स को ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सेकंड है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार गवर्नमेंट डिनाई कर देती है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर कोई भी इंफॉर्मेशन को। अब यहां पे अगर गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सेकंड बैरियर है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीसरा चैलेंज है करप्शन एंड रेड टेपिज्म। यहां पर आप ये देखते हैं कि कई बार सालों साल लोगों की फाइलें सरकारी ऑफिसों में धूल छानती रह जाती हैं और उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है अपने काम के लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये भी कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के लिए हिंड्रेंस है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी ने ऑफिस सीरियल तो देखा ही होगा, तो इसमें जो होता है ये पब्लिक लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हिंड्रेंस है आपके गुड गवर्नेंस के लिए। चौथा है आपका सिटीजन्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स को लेकर। यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको अपने राइट्स और ड्यूटी दोनों ही पता होनी चाहिए ताकि आप अपने राइट्स का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। यहां पे आपको यह समझना होगा कि ये जो आपके इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। और यहां पे मैं आपको एक कहावत समझाना चाहूंगा, शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि आप मुझे इंसान दिखाइए और उसी हिसाब से मैं आपको रूल दिखा दूंगा। अगर मैं उस इंसान को जानता हूं तो वो जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएंगे। वेयरएज अगर मैं उस इंसान को नहीं जानता तो वो जो रूल लिखे हुए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में वही रूल्स हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपका ये गुड गवर्नेंस टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा।